हाय स्टूडेंट, मैं प्रिंस कुमार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन, तो मैं इसका जनरल इक्वेशन बताऊंगा आपको। लीनियर इक्वेशन का आपको क्या बताऊंगा? जनरल फॉर्मूला बताऊंगा क्या होता है। ax प्लस बी, ax प्लस बी क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। अब ax प्लस बी में जो a जो होता है वो कोफिशिएंट का काम करता है। किसका काम करता है? कोफिशिएंट का काम करता है। जो x होता है वो किसका काम करता है? वेरिएबल का काम करता है। किसका? वेरिएबल का काम करता है। जो हमारा वेरिएबल होना चाहिए, जो लीनियर इक्वेशन का जो वेरिएबल होता है उसके पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? अब हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहां पे दो वेरिएबल की बात हो रही है। कितनी वेरिएबल की बात हो रही है? दो वेरिएबल की। अभी आपको मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन, जब मैंने बताया था जनरल फॉर्मूला ax प्लस b, इसमें कितनी वेरिएबल थे इस इक्वेशन में? पूरे एक वेरिएबल था। कितना वेरिएबल था? एक वेरिएबल। एग्जांपल से समझिए 3x प्लस 4, इसमें जो x है ये किसकी तरह काम कर रहा है? वेरिएबल की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है? ये वेरिएबल की तरह। तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो कितना है? ओनली 1 था, ठीक है ना। बट अब हम क्या कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल 2 आ जाता है लेकिन पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो वही हो जाता है हमारा क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। 2x प्लस 3y प्लस 5, इसमें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। y भी हमारा वेरिएबल है। अब दोनों अलग अलग, x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है। एक इक्वेशन में दो अलग अलग वेरिएबल आ जाता है, उससे ही हम कह देते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? दोनों वेरिएबल का हाईएस्ट 1 होना चाहिए। तो हमें समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब किसकी बात हो रही है? पेयर की। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। क्या होता है? जोड़ा होता है। अब बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला सबसे पहले जानते हैं हम कैसे होगा। इसका जनरल फॉर्मूला होगा a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या होगा? जनरल फॉर्मूला होगा। क्या होगा? हमारा जनरल फॉर्मूला होगा, जिसमें a जो होगा ना ये किसकी तरह काम करेगा? कोफिशिएंट की तरह काम करेगा। b कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? कांस्टेंट की तरह। आप एक एग्जांपल से मैं बताता हूं आपको किस तरीके से होते हैं। एग्जांपल की तरह 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यही हमारा क्या हो गया? जोड़ा हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बट ध्यान देना है, इसमें सबसे अच्छी जरूरी चीज ये है कि इसमें ध्यान हमें ये चीज देना है कि दोनों इक्वेशन में वेरिएबल जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे देखिए हमारा पहला वाला इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल x है और y है, तो दूसरे वाले इक्वेशन में भी जो हमारा वेरिएबल होना चाहिए वो x और y होना चाहिए। अगर इसके जगह u और v हो जाता है तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो दोनों इक्वेशन का क्या होना चाहिए? वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो इसे हम क्या कह देते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम आगे बात करेंगे मेथड of
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन जो होते हैं वो कितने मेथड के होते हैं? दो मेथड के होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है अलजेब्रिकल मेथड। इनके भी कुछ कैटेगरी होती है। ग्राफिकल मेथड की 3 कैटेगरी होती है, अलजेब्रिकल मेथड की भी 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? ग्राफिकल मेथड की। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल से समझेंगे, आपको बताऊंगा चीजें भी मैं। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ठीक, होता कैसे है ये समझेंगे, एग्जांपल से समझेंगे, बहुत इजी तरीके से। मान लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, 4x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0। मैंने बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? दो इक्वेशन होते हैं जिनके वेरिएबल सेम होता है। यहां से मैं a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे, a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए मैं पहले इक्वेशन से निकाल रहा हूं, a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 4, c1 इक्वल टू 6। दूसरे इक्वेशन से मैं a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालूंगा, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 7 और c2 इक्वल टू 9। तो क्या होगा? a1 अपॉन a2 क्या आएगा? 3/4, b1 अपॉन b2 क्या आएगा? 4/7, c1 अपॉन c2 क्या आएगा? 6/9। जो हमारा a1 अपॉन a2 की वैल्यू है क्या वो b1 अपॉन b2 के इक्वल है? नहीं है। जब नहीं है तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल। तब इसके ग्राफ कैसे बनेगा? अब इसके ग्राफ कैसे बनेगा? अगर हम पहली लाइन बनाए, एग्जांपल की तरह बता रहा हूं मैं अब, तो लाइन एक इस तरीके से बनेगी। अगर दूसरे इक्वेशन की अगर लाइन बनाए तो एक दूसरे को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इसलिए पहला कंडीशन क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके कुछ सॉल्यूशन भी होंगे। ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन होंगे तो क्या होगा? कंसिस्टेंट भी होगा। वो क्या होगा? कंसिस्टेंट। क्या होगा? अगर सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? वो कंसिस्टेंट भी होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे की। दूसरी कैटेगरी क्या होती है हमारी? दूसरी कैटेगरी होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं 6x प्लस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो a1 क्या आएगा हमारा? 3, b1 4, c1 6, a2 क्या आएगा? 6, b2 क्या आएगा? 8, c2 क्या आएगा हमारा? 12। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा हमारा? 3/6 तो कट जाएगा तो 1/2। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा? 4/8 कट जाएगा तो 1/2। c1/c2 क्या हो जाएगा हमारा? 6/12 तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/2। तो सारी वैल्यू हमारी क्या हो गई? इक्वल हो गई। सारी वैल्यू हमारी क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए इसका ग्राफ एक लाइन पहले वाले इक्वेशन का लाइन कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। दूसरे वाले इक्वेशन का भी जो ग्राफ होगा वो भी स्ट्रेट जाएगा। एक ही लाइन के ऊपर क्या होगा? जाएगा। तो इस पर एक लाइन के ऊपर तक कई जगह मिलेगा। ये लाइन क्या होगा? एक दूसरे को कई जगह मिलेगा। ये क्या होगा? एक दूसरे को कई जगह मिलेगा। तो इसको क्या कह देंगे हम? कोइंसिडेंट लाइन। जब ये कोइंसिडेंट होगा, मैंने अभी बताया था, अगर लाइन एक दूसरे से कट कर रही है, मिल रहा है, तो वो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अब ये कई बार मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटली मैनी
मैनी सॉल्यूशन, इसके कई सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। अगर सॉल्यूशन निकलेंगे तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो ये हमारा क्या था, सेकंड कैटेगरी। अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी है हमारी A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। तो हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। एग्जाम्पल से समझते हैं। 3x plus 4y plus 8 इक्वल टू 0, 6x plus 8y plus 9 इक्वल टू 0। A1 क्या आएगा 3B1 4C1 8, A2 क्या आएगा हमारा 6, B2 क्या आएगा हमारा 8, C2 क्या आएगा हमारा 9। तो A1/A2 क्या हो जाएगा 3/6 कट करेंगे तो 1/2, B1/B2 क्या हो जाएगा हमारा 4/8 तो क्या आ जाएगा कट करने के बाद 1/2, C1/C2 क्या हो जाएगा हमारा 8/9। तो A1/A2 की वैल्यू इक्वल है किसकी, B1/B2 से, लेकिन C1/C2 से इक्वल नहीं है। तो A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहले इक्वेशन का जो हमारा ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा, सेकंड इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो भी हमारा स्ट्रेट बनेगा। कहने का मतलब ये पैरेलल बनेंगे, ये एक दूसरे से कभी कट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे से कभी कट नहीं करेंगे, ये सीधे चलते रहेंगे, ये भी सीधे चलते रहेंगे, कभी मिलेंगे नहीं आपस में। जब नहीं मिलेंगे तो इसको क्या कह देंगे हम, पैरेलल लाइन। कौन सा लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। जब ये पैरेलल लाइन है, जब ये कट नहीं करेगा तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, जब ये कहीं मिलेगा ही नहीं तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो आपको समझ में आया होगा। पहले इक्वेशन क्या होता है, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। दूसरा कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। थर्ड कंडीशन क्या होता है हमारा, A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। तो हमने क्या पढ़ा था, ग्राफिकली मेथड। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड। तो आगे हम एक्सरसाइज की बात करेंगे लाइन बाय, देन उसके साथ ये भी समझेंगे कि अलजेब्रिकली मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as were then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you. Will be represent the situation algebraically and graphically. Algebraically and graphically. तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि आफ्ताब नाम का एक लड़का है, चाहे एक आदमी है, कुछ भी मान लीजिए, जो अपनी डॉटर से कहता है, डॉटर मतलब अपनी लड़की से कहता है कि 7 years ago 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना क्या था, बड़ा था। क्या था, बड़ा था। क्या कहता है, देखिए ध्यान से, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। आफ्ताब अपनी लड़की से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। लेकिन हमें ना आफ्ताब की एज पता है, ना हमें उसकी डॉटर की एज पता है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए, लेट द आफ्ताब एज बी x और डॉटर एज बी y। ठीक, क्या कह रहे हैं, 7 साल पहले 7 years ago। अब 7 साल पहले दोनों की एज, 7 साल पहले दोनों की एज घटेगी। तो आफ्ताब एज बी x-7 और डॉटर एज बी y-7। कह रहा है कि 7 साल पहले
मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। कौन बड़ा था? आफ्ताब बड़ा था। तो आफ्ताब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्ताब जो था वो अपनी लड़की से 7 गुना बड़ा था। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए यहां से एक इक्वेशन बनाएंगे। x माइनस 7 इक्वल टू 7 को y से करेंगे 7y, 7 समझ माइनस का 42, 7y को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 7y, माइनस का 7 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 42 प्लस का 7, सॉरी 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। तो हम क्या करेंगे x माइनस 7y इक्वल टू 49 में से 7 गया माइनस का 42, दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब देखिए आगे कंडीशन क्या कह रहा है। Also 3 years from now, अब 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you, कह रहा 3 साल अब तक बाद में मैं तुमसे 3 गुना बड़ा था। 3 साल बाद में तुम्हारी एज के कितना गुना बड़ा था? 3 गुना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years now आफ्ताब एज भी x प्लस 3 और डॉटर एज भी y प्लस 3। तो जो आफ्ताब था वो 3 साल बाद कितना गुना बड़ा था अपनी लड़की के? 3 गुना। x प्लस 3 इक्वल टू 3 y प्लस 3। जो आफ्ताब था वो अपनी लड़की के एज के 3 गुना बड़ा था। x प्लस 3 को y से करेंगे 3y प्लस 3 3 जा 9, x 3y को इधर लाऊंगा माइनस का 3y इक्वल टू 9, 3 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। दिस इज ए सेकंड इक्वेशन, दिस इज ए सेकंड इक्वेशन। ऐसा है बच्चों कि इस टर्म में हमारे एमसीक्यू सवाल आएंगे। कैसे सवाल आएंगे? एमसीक्यू सवाल आएंगे। तो हमें पहले क्या होता था कि हमें ओनली इक्वेशन निकालना था, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, ग्राफ ड्रॉ कर देना था, रिप्रेजेंट करना था, दिखा देना था। लेकिन अब 2021-22 के सेशन में हमारे एग्जाम कैसे होने वाले हैं? एमसीक्यू टाइप। तो हमें क्या एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो ऑप्शन आएंगे उसमें हम ग्राफ तो बना नहीं सकते हैं, उसमें हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना होगा? एज फाइंड करना होगा। तो सवाल ऐसे आ सकता है कि हमें बताइए कि डॉटर का एज क्या होगा और आफ्ताब का एज क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें दोनों इक्वेशन से आफ्ताब और डॉटर का एज निकाल देना है। कैसे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन करके। देखिए मैं आपको समझा देता हूं एक बार। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। थर्ड सेकंड इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू 6। x कट जाएगा, माइनस है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? प्लस। ये प्लस में इसकी जगह क्या आ जाएगा? माइनस। 7y माइनस का प्लस का 3y, तो 7y में से 3y चला गया तो कितना बचा? माइनस का 4y और माइनस का 6 और माइनस का 42 क्या बचेगा? माइनस माइनस तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 48, तो माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू 48/4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 12। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 12। हम कुछ नहीं करेंगे, पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा? x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, तो x माइनस 7 इंटू 12 इक्वल टू माइनस का 42, तो x माइनस 7 2 जा 14, 1 7 और 8 इक्वल टू माइनस का 42, तो x इक्वल टू माइनस का 42, 84 हो जाएगा तो प्लस का 84, तो x इक्वल टू 84 में से 42 जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस का 42 बचेगा। तो हमें आफ्ताब का एज मिल गया। x किसको माना था हमने? x किसको माना था हमने? आफ्ताब को माना था। डॉटर को y माना था, तो x मिल गया हमारा आफ्ताब का एज, y मिल गया 12 मतलब डॉटर का एज। हमें किसका एज मिल गया? दोनों का एज मिल गया, आफ्ताब का भी एज मिल गया और डॉटर का भी एज मिल गया। इसी तरीके से आपको इस टर्म में सवाल आएंगे। आपको ग्राफ नहीं बनाना है, यहाँ पे ओनली फॉर एज बताना है, क्योंकि हमारा एग्जाम कैसा होगा? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। इस एक्सरसाइज में 2 सवाल और है वर्डिंग वाले। जैसे मैं आपको बता दूं किस टाइप के सवाल है।
सवाल इस तरीके से है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्राफ्स रेस 160, देन 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्राफ्स। मतलब हमें कुल मिला के दो सामान का रेट दे रखा है, ठीक, और दोनों के प्राइस दे रखे हैं। हमें क्या करना है कि एक को x मान लेना है, दूसरे को y मान लेना है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल लेना है। इसी को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज में। आगे के दो सवाल आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी करके समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, आज के क्लास में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप बस एक काम करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।